अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। बात करेंगे कौमी असम्बली में होने वाली कानून साजी और फिर उसके बाद बहस की। हुआ ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की, ये बिल पेश किया। इस बिल के तहत एक बार फिर अफवाज पाकिस्तान और जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी, उनको इख्तियार मिल गया है कि वो किसी शख्स को चाहे इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की खिलाफ वर्जी या फिर दीगर शकूक व शुबहात की वजह से हिरासत में रख सकेंगे 3 माह के लिए। अब ये जो प्रीएम्प्टिव हिरासत होगी, पेशगी हिरासत होगी, इसके ऊपर एक बहस छिड़ गई कौमी असम्बली के अंदर। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस कानून साजी का दिफा करते हुए ये कहा कि इस वक्त मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल इस तरह की है कि ये लाना बड़ा ज़रूरी था, ये कानून साजी करना बड़ा ज़रूरी थी। लेकिन इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान और दीगर ने तनकीद की। मौलाना साहब ने कहा कि एक तो ये आइन के रूह के मुनाफी है, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप जो है वो इंतहा पसंदी को दावत दे दे इस कानून साजी से। फिर उन्होंने कहा कि माजी कुछ ऐसा भी रहा है कि लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है और उसके लिए ठोस वजूहात नहीं होती। अब ये जो कानून साजी हुई है, इससे मुतल्लिक आपको पता है 2014 में भी कमोबेश इसी तरह का एक कानून लाया गया था। इस कानून की ये अभी जो अमेंडमेंट लाई गई है उसकी भी लफाजी वही है, अलावा इसके कि 1-2 अल्फाज बदले गए हैं। क्या वो जो बदलाव है वो इतना मुस्तनद, और ये जो कानून है, ये अमेंडमेंट है, ये इतनी सॉलिड या मुस्तनद है कि एक तो इसकी ज़रूरत थी मौजूदा हालात में जो हुकूमत मौक़िफ़ ले रही है, और दूसरा कि जो तब्दीलियाँ की गई हैं उससे कोई चेक एंड बैलेंस और ये इंश्योर किया जा सकते कि इस कानून साजी का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। इसी के ऊपर डिबेट करते हैं कि दोनों में से किसका मौक़िफ़, यानी एक तरफ हुकूमत जो ये कानून साजी लेकर आई है और उसको जस्टिफाई कर रही है, इसकी लाने की ज़रूरत के ऊपर जोर देती है, और दूसरी तरफ अपोजिशन जो कि ये कहती है कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, इस तरह के कानून की ज़रूरत नहीं है, दीगर कवानीन मौजूद है। इसी को डीबंक करते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहिबा, फ़खर दुरानी साहब, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, आपसे शुरू करना चाहेंगे। थोड़ा सा पहले हमें कानून भी समझाइएगा। क्या हुकूमत के इस मौक़िफ़ में वज़न है कि ये कानून साजी नागुज़ीर थी मौजूदा सूरत हाल में, ख़ासकर ये जो दहशत गर्दी की एक बार फिर लहर सामने आई है, इसको काबू करने के लिए मौजूदा कानून साजी से ये नहीं हो सकता था? जी शुक्रिया रीना। जब से मुझे याद है हम एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स में ही रह रहे हैं कि हमें इमरजेंसी लेजिस्लेशन, इमरजेंसी स्टेप्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में जो अमन व अमान की सिचुएशन है या ओवरऑल सिचुएशन है वो इतनी ख़राब है। जब 2014 में भी ये बहस छिड़ी तो यही बात हुई कि ये इमरजेंसी मेजर्स और ये जो पाकिस्तान हर वक्त एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स में रह रहा है, कहीं ये हमारा नॉर्म तो नहीं बन गया कि अब वो चीजें जो इमरजेंसी, आप सोचो वो टेम्पररी होती है ना, टेम्पररी मेजर्स, लेकिन वो टेम्पररी मेजर्स अब हमारा नॉर्म बन गए हैं और ऐसा लगता है कि ये कभी भी हमारी लॉ बुक से जाते नहीं हैं, और अगर कभी लैप्स भी हो जाएं तो जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी दीगर एजेंसीज हैं, वो उसी फ्रेमवर्क में काम करती हैं। अब जैसे आपने बात की एंटी टेररिज्म एक्ट में 2014 में ये तरमीम की गई, प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो अथॉरिटी है वो दी गई हुकूमत को और आर्म्ड फोर्सेस को। 2 साल बाद वो लैप्स कर गई। आपको याद है मिलिट्री कोर्ट्स भी बनी, वो भी 2 साल लैप्स की, फिर से उन्हें मजीद एक्सटेंशन दे दी गई, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर भी आया। ये सब कानून साजी हुई क्योंकि हमने दहशत गर्दी पे काबू पाना था। लेकिन हुआ क्या, बार बार उसी सिचुएशन में हम वापस आ जाते हैं, बार बार वही कानून साजी हमें फिर से करनी पड़ती है, जबकि 2014 में ये कहा गया था कि ये टेम्पररी मेजर्स हैं, हम हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को, एंटी टेररिज्म एक्ट और उसके प्रोसीजर्स को स्ट्रेंथन करेंगे। वो रिफॉर्म कहाँ गए? वो स्ट्रेंथनिंग जो हमारी एग्जिस्टिंग सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ गई? अब हम 2025 में हैं और फिर से वही डिबेट फिर से शुरू हो रही है कि हम फिर से एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में हैं, फिर से हमें वही ड्रकोनियन कानून साजी करनी है। अब ये कानून साजी है क्या? आपको याद होगा गुंटानामो बे में जब प्रिवेंटिव डिटेंशन में सस्पेक्ट्स को रखा जाता था, सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज पाकिस्तान से आती थी कि ये इंसानी हकूक के खिलाफ है। किसी ने जुर्म आपने साबित नहीं किया, आप उन्हें कैसे इतने लंबे अरसे के लिए डिटेन करके रख सकते हैं? क्योंकि कानून का तो ये मकसद है ना कि किसी ने जुर्म किया, आपके पास शवाहिद हैं, आपने सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया,
फिर आपने प्रूव किया अदालत के सामने उन्होंने जुर्म किया है और फिर उन्हें सजा मिली। प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको बिल्कुल उलट कर देती है। आपको सस्पिशन है कि शायद कोई आगे जाके जुर्म करे, आप उन्हें प्रिवेंट करने के लिए डिटेन कर देते हैं, फिर आप शवाहिद ढूंढते हैं कि क्या इस शख्स ने जुर्म करना है या कोई कई माजी में जुर्म किया तो नहीं, उलट आपने कर दिया। तो ये एक फंडामेंटल सबवर्जन है एक ऐसी सोसाइटी की जो रूल ऑफ लॉ पे चलती है, जो इंसानी हुकूक पे यकीन रखती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब आप इसमें ये भी देखें कि इसको मेरा ख्याल है 2 या 3 साल, आई डोंट नो क्या अमेंडमेंट नेशनल असेंबली में हुई है, ये फिर से इसका ये सनसेट क्लॉज है कि ये लैप्स कर जाएगा। बाय द वे, बलूचिस्तान असेंबली ने ऐसा कानून पहले से पास किया हुआ है और मेरा ख्याल है पंजाब असेंबली ने भी किया है। तो ये काफी महीनों से बात चल रही थी। आपने सुना होगा बलूचिस्तान में जो साने हुए हैं दहशतगर्दी के, उसके बाद कि हमने लोगों को प्रिवेंटिवली डिटेन करना है। अभी का जो हमारा सिस्टम है वो रोबस्ट नहीं है। बताया नहीं जाता कि वो जो मसाइल हैं ये चीज कैसे उसका हल है। और एक और बात है, कल हमारी आजादी का दिन है। हमने अंग्रेजों से आजादी 1947 14 अगस्त को हासिल की, लेकिन ये जो कवानीन है ना, उनसे आजादी हम हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के कवानीन तब से शुरू हुए हैं और उसका मकसद ये था कि आपने अपनी आबादी को जो आपकी कंट्रोल में है, आपने कॉलोनाइज की हुई है, उनको कंट्रोल करना है मजीद, ताकि वो कोई मिसचिफ ना पैदा करें। ये उसी सोच की अक्कासी है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे आइन में उसको प्रोटेक्शन दी गई और हमारा पूरा निजाम इसी सोच के जरिए चलता है। तो अलीना, मेरा ख्याल है बहुत तशवीशनाक है। इमरजेंसी सिचुएशंस को खत्म करें, जो आपका रेगुलर सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करें। हमने देखा है अभी हाल ही में कि किस तरह एक ऑपोजिशन जमात की लीडरशिप को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आपने सजाएं दी हैं, बिल्कुल एविडेंस के बगैर। ये कानून पहले ही मिसयूज होता है, अब इसके तहत आप मजीद जो है वो इजाफा कर रहे हैं पावर्स में प्रिवेंटिव डिटेंशन का, और उसमें पे आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी कह रहे हैं वो उस JIT में होंगी जो इन्वेस्टिगेट करेंगी। और ये 3 महीने की प्रिवेंटिव डिटेंशन इंक्रीज भी हो सकती है, बार बार इंक्रीज हो सकती है। ये भी एक बहुत तशवीश की बात है। सो मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, अफसोस का इजहार करती हूँ और ये रिक्वेस्ट करती हूँ, कल आजादी का दिन है, ये कॉलोनियल लेगेसी, लेट्स गेट रिड ऑफ इट। आजादी का कुछ तो मतलब होना चाहिए और उसको यकीनी बनाने के लिए इस तरह की कानून साजी, इस तरह की सोच हमें खत्म करनी है। ठीक है, जहां रीमा आई अंडरस्टैंड आप जो होलिस्टिक अप्रोच ले रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है अब हुकूमत की तरफ से कि एक तो हमने इसके अंदर कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स की हैं जिसमें लोगों की सिर्फ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही उनको पेशगी हिरासत पे लिया जा सकेगा। ऑल्सो इमरजेंसी की अभी बात हम यहाँ पर कर रहे थे, तो फ़खर ये कहा जा रहा है कि इस वक्त मुल्क भी इमरजेंसी सूरत हाल में है और दहशतगर्दी का जो मुकाबला कर रहे हैं उसके लिए नागुज़ीर था कि इस तरह की कानून साजी होती है और इख्तियार मिलता। किस हद तक दुरुस्त है हुकूमत की बात या नहीं? शुक्रिया अलीना। जो रीमा ने बातें की हैं उसमें से मैं कुछ किसी हद तक अग्री करता हूं, जो ख़ास तौर पे इसका अगर कोई मिसयूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हमें देखा जाए रियलिस्टिकली तो कोई भी कानून बनता है तो उसमें कुछ लोगों के खदशात होते हैं हमेशा, और मेन खदशा यही होता है कि इसका कोई मिसयूज़ ना किया जाए। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से ये इस तरह की कानून साजी की जाती है, रीमा ने 2014 की एग्ज़ाम्पल दी है। आपको याद होगा 2014 में जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी उरूज पे थी और फिर उसके बाद जो मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, उसके बाद हमने देखा है रिलेटिवली काफ़ी हद तक जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे पाकिस्तान में कम हो गए थे। तो ये एक जो नया अब तरमीम आई है, अगर इसमें देखा जाए बुनियादी तौर पे 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं और जिसको मैं समझता हूँ इसके प्रोस भी हैं और कॉन्स भी हैं। डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के हवाले से बात की जाती है कि ये इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। देखें, पाकिस्तान में जो इस टाइम एक बड़ा मसला है वो मिसिंग पर्सनस का भी है। आपके इल्म में है कि उसके हवाले से हमेशा आवाज़ उठाई जाती है। ये अगर कोई किसी कानून के तहत किसी को उठाया जाता है और 3 महीने के अंदर कानूनी तौर पे उसको जो है वो एक्सटेंशन अगर वो होगी तो फिर आर्टिकल 10 लागू होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर तरमीम है ये प्रिवेंटिव वाली। और दूसरा, अगर इसमें देखा जाए जो इंटेरोगेशन के हवाले से भी हमेशा ये कहा जाता है कि गैर इंसानी सलूक किया जाता है और इंटेरोगेशन के हवाले से, तो ये एक बेहतर है। मैं समझता हूँ कि JIT बनाई गई है जिसमें तमाम लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं उसमें शामिल होंगे, उसमें सिविलियन पुलिस भी होगी,
होगी, उसमें इंटेलिजेंस भी होंगे। तो ये एक इसका नो डाउट कि इसके मिसयूज़ के हवाले से ये आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन इसका अगर हम दूसरी साइड देखें उसका, तो ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी, जिस तरह रीमा भी कह रही थी कि ये आपको जो पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटिजिक जो हालात हैं उसके हवाले से, मैं नहीं समझता कि ये जो दहशतगर्दी का कोई पाकिस्तान खुद से कराता है। ये नेचुरली है कि यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। तो उसके लिए अगर ये कोई इस तरह की सख्त कानून साजी की जाती है और उसमें अगर ये लीगल कवर के ज़रिए, मैं समझता हूँ एटलीस्ट ये बेहतर है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के ज़रिए 3 महीने अगर किसी के कोई ऐसा सस्पेक्टेड है जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं, उनको ये पकड़ती हैं एजेंसीज़ हों या जो भी, तो उनसे जो जितनी भी तहकीकात और तफ्तीश होती है, उसके बजाय इसके कि ये मिसिंग कर दें, उनको एजेंसीज़ उनकी फैमिलीज़ देखती रहें, 3 महीने के बाद एटलीस्ट ये तो होगा कि आपको ये इल्म है कि उनको इदारे उठा के ले गए हैं, जो तहकीकात हो रही हैं वो मिसिंग नहीं होंगी, उनकी कोई मसकशुदा लाशें नहीं मिलेंगी। तो इस अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर जो स्टेप है हुकूमत की तरफ से लिया गया है, ख़ास तौर पे ये इस तरह के हालात और इस तरह के जो सिचुएशन है उसको टैकल करने के हवाले से। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की गई है आज कौमी असम्बली की जानिब से, उसी के ऊपर हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। शहजाद इकबाल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले फ़खर दुरानी साहब कह रहे थे कि 2014 में जब ये तरमीम हुई पहले, तो उसके बाद ये एक ज़मीनी हकीकत सामने आई कि ऑपरेशन हुआ और उसके बाद दहशतगर्दी जो मेन मसला है जिसके लिए अभी भी इसको बुनियाद बनाया जा रहा है, उसमें बड़ी कमी आई। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त भी ज़रूरत है और इस वक्त जिस तेज़ी से दहशतगर्दी फैल रही है उसमें ये ज़रूरी इक़दाम था? बहुत शुक्रिया अलीना, पहले जरा कानून के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तो इसमें बात बताई गई 90 डेज का इसमें डिटेंशन पीरियड है जो फर्दर 90 डेज से एक्सीड किया जा सकता है, और 2 साल के लिए ये कानून है। जैसे 2014 में भी एक सनसेट क्लॉज था, 2 साल के लिए वो आया था, फिर 2016 में खत्म हो गया, उसके बाद उसको दोबारा एक्सटेंड किया गया था। जो इसमें नेचर ऑफ क्राइम डाले हैं वो मेरे ख्याल से एक तो बहुत ब्रॉड बेस्ड है। इसमें टारगेट किलिंग भी है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, इवन भत्ता, जो कि रिलेटिवली समझा जाता है कि किडनैपिंग या टारगेट किलिंग के मुकाबले में एक छोटा क्राइम है, रिलेटिवली मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसमें कहा गया है कि अगर किसी के खिलाफ कंप्लेन हो और कोई क्रेडिबल एविडेंस हो तो उसके खिलाफ भी ये इस्तेमाल हो सकता है। और फिर इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इंक्लूडिंग डिटेंशन फॉर फर्दर पीरियड आफ्टर 3 months shall be subject to the provision of Article 10 of the Constitution। अब जहां तक मुझे पता है आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्यू प्रोसेस की बात करता है। वो एक इंडिविजुअल के जो उसको सेफगार्ड करता है अगेंस्ट डिटेंशन, अगेंस्ट अरेस्ट। तो ये आर्टिकल 10 के तहत तो किसी भी तरीके से इस किस्म का जो तरमीम है वो सूट नहीं करती ना, वो तो बिल्कुल इसके कॉन्ट्रडिक्टरी है। दूसरा, इस वक्त वाकई एक बड़ा अहम सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई है। जो बात फखर दुरानी साहब ने की, मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। वो तो बता रहे कि ये एक ऑल्टरनेट है कि इस मुल्क में मिसिंग पर्सन बना दिया जाता है इदारों की तरफ से लोगों को। तो ये एक ऑल्टरनेट है जहां पे मिसिंग पर्सन बनाने की जरूरत नहीं, आप 90 दिन के अंदर डिटेंशन में रखें और उनसे जो पूछताछ करनी है कर ले। मेरे ख्याल से इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। मिसिंग पर्सन तो यहाँ पे लोग 2-2, 3-3 सालों से है, बल्कि कुछ तो इससे भी ज्यादा है। तो फिर 90 दिन क्यों करें? आप 3 साल कर दें, आप 5 साल कर दें, 10 साल कर दें। इसको मस्कशुदा लाशें मिलती हैं, वो गैर कानूनी अमल है। उसका ऑल्टरनेट ये नहीं है कि आप एक कानून बना के उनको 3 महीने के लिए अंदर डाल दें। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब ये तो नहीं हो सकता। और वाकई मैं भी इस वक्त जवाब ये सोच रहा हूँ कि चले 2014 में एक हालात में जो हमारी कोर्ट्स है उनकी बात कर रहा हूँ, वो तो थोड़े मुख्तलिफ थे ना। उस वक्त तो फिर भी हमें नजर आ रहा था कि फंक्शनल कोर्ट्स हैं। इस वक्त मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर हमारे इदारे, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो या सिविलियन आर्म फोर्सेज हो, वो किसी को टेररिज्म एक्ट पे पकड़ते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है कि वो मजिस्ट्रेट से उनका रिमांड ले लें, और वो 14 रोज हो, उससे ज्यादा हो। ये मिलना नामुमकिन तो नहीं है इस हालात में, क्योंकि जो 9 मई के मुल्जमान थे हमने देखा, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा भी थी जो कि खातून है और बीमार भी है। 2023 में उनको अरेस्ट किया गया था, 2 साल बाद उनके केसेस का फैसला आया है। तो वो रिमांड पे भी रही है बहुत अरसा एंटी टेररिज्म के मुकदमात में। उसके बाद वो जेल में भी रही है जब तक कि उनके खिलाफ कोई केस साबित भी नहीं हुआ था। इवन उन केसेस में हमने देखा चालान में भी 1.5-2 साल लग गए। तो उनको पहले रिमांड पे रखना, बाद में उनको जुडिशियल रखना कोई मुश्किल तो नहीं था। और अभी भी जिस किस्म की सजाएं हुई हैं, जिसमें हमने देखा है कि पुलिस जो है वो मुद्दई भी है और पुलिस जो है वो गवाह भी है, और उन्हीं की गवाही पे लोगों को 10-10 साल की सजा हुई है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज इस हवाले से हूं कि इस वक्त अगर हमारे इदारे किसी के खिलाफ रिमांड लेना चाहते हैं, किसी के खिलाफ अगर एक्सटेंशन ऑफ रिमांड लेना चाहते हैं या किसी के खिलाफ सजा दिलवाना चाहते हैं, तो इन कोर्ट से कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है
इसलिए मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा कि इस वक्त इस कानून को आप इंप्लीमेंट करके फर्दर क्या हासिल करेंगे। जो आप करना चाहते हैं वो इस वक्त जो कानूनी निजाम है या जो अदालतें हैं उससे आप आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई डोंट सी फ्रैंकली आई डोंट सी अ रीजन कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। और जहां तक बात है 2016 के बाद हमने दहशतगर्दी में कमी देखी, उसका एक रीजन सिर्फ ये नहीं था। एक बहुत बड़ी हमने देखा कि मुल्क में यूनिटी थी, क्योंकि उससे पहले एक बहुत वाइडर डिवाइड था। गुड तालिबान बैड तालिबान 2-4 साल तक करते रहे। पीटीआई का अलग मौकिफ था, नून लीग का अलग मौकिफ था। नून लीग कहती थी कि हम अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जाते हैं, पीटीआई उनकी सिंपैथाइजर बनती है, हमें सियासी तौर पर नुकसान होता है। तो उस वक्त हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा गैप था बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। उसको हमने ब्रिज किया और कार्रवाइयां हमने तेज की। हमने ये जो सिंपैथी थी टुवर्ड्स टेररिज्म उसको खत्म किया था बिल्कुल एक तरीके से। तो उसकी बहुत सारी वजूहात थी। तो मुझे नहीं लगता कोई कोरिलेशन था उस तरमीम का दहशतगर्दी की कमी से। ठीक है, फेयर इनफ। रीमा, आई सी यू, आप कुछ ऐड करना चाहती है, बट मजहर साहब से पहले कमेंट लेके फिर आपके पास आती हूँ। मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आजम नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि इसमें काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि जुडिशल रिव्यू का सारा मैकेनिज्म इसके अंदर दिया गया है। वैसे तो आपका आइन कहता है उनके मुताबिक कि 90 रोज़ के लिए किसी भी शख्स को नज़रबंद कर सकते हैं, बट हमने बाकायदा कानून साजी करके कानूनी तरीक़ाकार से सब किया। आजम नज़ीर तारड़ साहब ये बताएं, जब उनकी पार्टी अपोजिशन में थी तो उनका इस मामले पे क्या स्टैंड था? जब ये कहा गया था कि 90 डेज़ के लिए जो है डिटेन कर सकते हैं, तो पीटीआई की गवर्नमेंट में ये हुआ था ना, तो उस वक्त मुस्लिम लीग का क्या मौक़िफ़ था? हमारे सियासतदानों का प्रॉब्लम ये है कि जब वो हुक्मरान होते हैं तो उनकी सोच बड़ी मुख्तलिफ होती है, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनकी सोच बड़ी मुख्तलिफ होती है। ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट आया कब था और क्यों आया था? यह आया था 97 में, जब किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस बहुत हो रहे थे। उससे पहले आपने क्या किया? उससे पहले कराची में आपने लीगली एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की। यानी हुकूमत ने ये तय किया कि एक्स्ट्रा जुडिशली लोगों को मारा जाएगा, और पता नहीं ना जाने कितने कई 100 लोग एक्स्ट्रा जुडिशली मार दिया आपने, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हर उस फाइल को अगर देखें आप, जो मारे गए हैं वो मारे गए हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ये लिखा गया है उसके अंदर। उसके बाद क्या लॉ एंड ऑर्डर, वही जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट आप लेकर आए 97 में, 99 में नवाज़ शरीफ के ऊपर वही एक्ट अप्लाई किया गया, और भी कई मुस्लिम लीग के लोगों को जब 12 अक्टूबर के बाद। उसके आज आप उठा के देखें, ज़रा अच्छा होता अगर आज़म नज़ीर तारड़ असेंबली में खड़े होकर ये बताते कि एंटी टेररिज्म एक्ट कहाँ कहाँ इस वक्त अप्लाई हो रहा है, किन किन मुकदमात में अप्लाई हो रहा है। जिस चीज़ को जहाँ जी चाहता है वहाँ आप लगा देते हैं, दहशतगर्दी की दफ़ात लगा देते हैं। फिर एक सिविलियन जो है वो हुक्मरान खड़े होकर ये बात करते हैं कि इन एड ऑफ सिविल पावर, यानी आपकी पुलिस नाकाम हो गई है, तो ये इतराफ़ करें कि आपकी पुलिस नाकाम हुई है पाकिस्तान में। इतने सालों में पुलिस नहीं, अगर वो उसने परफॉर्म किया है तो आपको ज़रूरत है। 36 साल से फॉर द लास्ट 36 ईयर सिंध के अंदर, कराची में आपने रेंजर्स वो की हुई है 89 के ऑनवर्ड। इसका मतलब है यू हैव फेल्ड। सिविलियन सेटअप्स जो हैं वो नाकाम हो रहे हैं, वो उनके सिविलियन इदारे नाकाम हो रहे हैं, पुलिस नाकाम हो रही है, आप कुछ कर नहीं रहे, इसलिए आपने उनके हवाले कर दिया। आपने जुडिशरी, आप ले लें एंटी टेररिज्म एक्ट में क्या लिखा हुआ था इनिशियली कि 1 हफ्ते में फ़ैसला होगा, सालों लग जाते हैं, अपील में मज़ीद साल लग जाते हैं। आप चीज़ ये कि आपने जेल के अंदर अदालतें बना ली, जेल के अंदर जाके तो देखें जेल में होता क्या है, कौन सा क्राइम है जो जेल के अंदर नहीं होता। तो चीज़ ये है कि इन्फोर्समेंट नहीं है। दूसरी बेसिक फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है ये। आप किसी शख्स को पकड़ें, आप किसी शख्स को, और आपके, इसका मतलब है कि आपकी पुलिस फेल है, इसका मतलब है आपकी जुडिशरी फेल है, इसका मतलब है आपके जो कानून साजी आप करते हैं उसमें फेलियर्स हुए हैं इतने सालों में, उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे। आपने 2014 में APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उसमें आप नाकाम रहे उसके इन्फोर्समेंट में। आज कहीं आपने किसी सूबे को रेंजर्स के हवाले किया हुआ है, किसी को FC के हवाले किया हुआ है, किसी को किसी और के हवाले किया हुआ है। ये इसका मतलब ये है कि सिविलियन सेटअप्स जो हैं, जो आज इस वक्त आप क्लेम कर रहे हैं, वो नाकाम हो रहे हैं। आप अपना स्पेस लूज करते जा रहे हैं। आप मिलिट्री कोर्ट्स को जस्टिफाइड करते हैं, यानी मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन रूल को जस्टिफाइड करते हैं, और ये कोई और जस्टिफाइड नहीं कर रहा। ये वो लोग जस्टिफाइड कर रहे हैं जो खुद माजी में विक्टिम्स रहे हैं, आज ये अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ उनको अप्लाई करते हैं। तो आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया है। बेसिकली ये एडमिट करें
कि आप बेसिकली एज ए नेशन फेल हो रहे हैं अपने अंदर। ना आपने देखे ना, सबसे ज़्यादा अगर आप इतने सालों में पुलिस को एम्पावर करते, पुलिस को आप वो करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुलिस इफेक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा पुलिस का इंटरेक्शन होता के बारे में। लेकिन जो रिपोर्टर्स हमारे ऑन फील्ड मौजूद हैं, जो हमें इतलात मिलती हैं खैबर पख्तूनख्वा से ख़ास तौर पे, वो तो होता है कि पुलिस की तो कोई वहाँ पर रेट ही नहीं है। अभी यहाँ पर भत्ते का जिक्र हो रहा था, रिपोर्ट्स ही आती हैं जिसको हम कई दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं कि जी बड़े बड़े ओहदेदार हैं, हुकूमत के मेंबरान हैं जिनसे भत्ता मांगा जाता है दहशतगर्दों की जानिब से। अब ये जरा रीमा से पूछते हैं। एक मिनट, इसलिए ये होता है क्योंकि आपने पुलिस ऑर्डर 2002 लाए, सही, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट वो था, उसमें एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म था, उसमें रिक्रूटमेंट का मैकेनिज्म था, उसमें बाकायदा पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया गया था। आपने क्यों नाकाम कर दिया उसको? आपने क्यों नहीं इन्फोर्स किया उसको? आप पुलिस को बेहतर बनाना ही नहीं चाहते, इसलिए पुलिस की रेट है ही नहीं, इसलिए नहीं रेट कायम होती। अच्छा, वैसे दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा क्या प्लान है? इसके ऊपर भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आई थिंक इसकी वजह से भी बड़े बिगाड़ पैदा हुए। बट रीमा वांटेड टू ऐड समथिंग। रीमा क्विकली प्लीज, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। जी लीना, कपल ऑफ पॉइंट्स। पहली बात यह है कि मैंने सिर्फ मिसयूज की बात नहीं की। मेरी नज़र में प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे हम और ममालिक में जो पाकिस्तानी प्रिवेंटिवली डिटेन होते हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, वहाँ अपने मुल्क में अपने शहरियों के साथ वही सलूक करके उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। प्रिवेंटिव डिटेंशन है ही इंसानी हकूक के खिलाफ। मिसयूज उसका पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ हमने देखा है फाटा पाटा रेगुलेशंस जो थी, उसमें यही था ना कि आप लोगों को प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते थे, मजीद इजाफा कर सकते थे, और उसमें हमने देखा किस तरह से वो इस्तेमाल हुआ, किस तरह से वो तशद्दुद, जबरी गुमशुदगियों को मजीद कवर देने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो वो हकायक हमारे मुल्क के हमारे सामने हैं। तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस कानून की तरमीम के बाद वो मसाइल पेश नहीं आएंगे? दूसरी बात ये, बलूचिस्तान की आप मिसाल ले लें, महरंग बलोच इस एक्ट के तहत नहीं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का जो कानून है उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की गुंजाइश है। उसके तहत कितनी देर से प्रिवेंटिवली डिटेन है? मतलब तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कवानीन है ही नहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन के, मौजूद हैं। तो उसमें क्या कमी थी जो आपको दहशतगर्दी के कानून में भी तरमीम लाने की जरूरत पड़ी? तीसरा, 2014 से 2016 के बीच में प्लीज मुझे नंबर्स दीजिए, कितने लोग थे जो प्रिवेंटिवली डिटेन हुए, बाद में साबित हुआ वो दहशतगर्द हैं? ये हम कह तो देते हैं कि इस कानून में तरमीम की वजह से दहशतगर्दी में कमी आई, लेकिन उसका एविडेंस कहाँ है? ना पार्लियामेंट पे वो पेश हुआ, ना टीवी पे वो पेश होता है। ये बस हम मफरूजे की बुनियाद पे कह देते हैं। एक और बात शहजाद ने जो रेज की, आर्टिकल 10, लगता तो यही है ना, वो फेयर ट्रायल गारंटी करता है, वो कहेगा प्रिवेंटिवली डिटेन नहीं कर सकते। पाकिस्तान का अलमिया ही ये है कि आर्टिकल 10 अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। वो एक प्रोसीजर देता है कि एक रिव्यू बोर्ड होगा, वो 3 महीने बाद देखेगा कि मजीद डिटेंशन करनी है या नहीं करनी, और उस रिव्यू बोर्ड में अगर कोई फेडरल कानून है तो चीफ जस्टिस होंगे, या प्रोविंशियल कानून है तो प्रोविंस के चीफ जस्टिस। इस तरह उसमें जुडिशरी की भी जो शमूलियत है उसकी बात की गई है, और ये कहा गया है कि 2000 साल में मेरा ख्याल है सिर्फ 8 महीने के लिए आप प्रिवेंटिवली डिटेन हो सकते हो। तो ये जो इश्यू है ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही शुरू होता है, पाकिस्तान के हर आइन में इसकी गुंजाइश रखी गई। वही बात है, हमने पाकिस्तान को कभी आजाद मुल्क उस तरह से बनाया ही नहीं, सब्जेक्ट्स की तरह ही ट्रीट किया लोगों को, और उसकी हम कानून की शक्ल में ये फॉर्म देख रहे हैं। मजहर साहब ने कहा पहले मुस्लिम लीग नून का इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इस पे। अनफॉर्चुनेटली मजहर साहब 2014 में मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत में थी जब इसी तरह का कानून पास किया गया, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के ही वजीर थे जो आके उसका दिफा करते थे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। मौलाना फजलुर रहमान आई हैव टू से बाय एंड लार्ज कंसिस्टेंट रहे हैं अपनी ऑपोजिशन में इसके ऊपर, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई वो इसको सपोर्ट करती आई हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। हमने हमारा रेगुलर जस्टिस सिस्टम की तरफ तवज्जो लाते ही नहीं है, और हमेशा कोई मसला आता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कानून साजी करके तो जी उसी वक्त डेंटिंग पेंटिंग के लिए। प्लीज अपने पॉइंट्स थोड़े मुख्तसर कर लीजिएगा, बिकॉज हमें बड़ी जरूरी है, एक ब्रेक लेनी है। पहले ब्रेक ले लेते हैं, आई थिंक एक ब्रेक लेते हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर इसके ऊपर मजीद बात करते हैं आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक जी। कौमी असम्बली ने आज इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की है, जिसके तहत अब आर्म्ड फोर्सेस या फिर आपकी सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस एक बार फिर किसी भी शख्स को 3 महीने के लिए हिरासत में रख सकेंगी, जो कि ऑब्वियसली एक्सटेंडेबल भी होगा। इसके ऊपर तजियाकार क्या राय रखते हैं, यही जान रहे हैं। फ़खर दुरानी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते थे ब्रेक से पहले? जी बिल्कुल, देखें ये जो बात हो रही है ना, ये एक आइडियल उसमें हो रही है कि हमारा जो पाकिस्तान का इस टाइम जो अलमिया है वो दहशतगर्दों के हवाले से, और उन दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के आइन को मानते ही नहीं है। आपके इल्म में है कि जो दहशतगर्द हैं पॉइंट ब्लैंक पे जो आम सिविलियंस और आम लोगों को मारते हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो आइन और कानून के हवाले से जो लोग मानते ही नहीं है उसके लिए। और तीसरी बात, ये जो शहजाद साहब भी कह रहे थे किडनैपिंग फॉर रैंसम और भत्ता, और उसके हवाले से इसमें ऐड किया गया है। देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ऐसे अजला हैं जहाँ पे शाम के बाद कुछ जो है वो कोई जा ही नहीं सकता। और इवन जिस तरह आप अलीना बात कर रही थी कि कुछ ऐसे ओहदेदारान भी हैं जो खुद इन तालिबान और जो दहशतगर्द हैं उनको भत्ता दे के वहाँ पे अपनी जो है वो इंश्योर कराते हैं कि उनको कोई जो है वो नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो ये जो दहशतगर्दों के हवाले से ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह का वो लोग जो कि आइन को मानते ही नहीं है, जो कि पॉइंट ब्लैंक के ऊपर जाके आम लोगों को मारते हैं, तो उसके लिए ये उससे मज़ीद आप क्या समझते हैं कि ये उनको आइन और कानून के तहत कोई वो दिया जाए, तमाम तर जो सहूलियात हैं और उनका आइन और कानून के मुताबिक उनकी वो की जाए प्रोसिक्यूशन। ठीक है, शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अच्छा, इस वक्त मेरे ख्याल से डिबेट ये है कि मुल्क में ऑलरेडी ऐसे कवानीन मौजूद हैं। आपके पास एंटी टेररिज्म एक्ट मौजूद है जिसके तहत आप ऑलरेडी उनका ट्रायल भी कर सकते हैं, और जैसे भी रीमा ने बताया कि मुख्तलिफ तौर पे आप उनको डिटेन भी कर सकते हैं। तो ये कोई नहीं कह रहा कि इन दहशतगर्दों को आप खुली छूट देते हैं। डिबेट ये हो रही है, ऑलरेडी आपके पास बड़े सख्त कवानीन मौजूद हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन बेहतर होनी चाहिए। अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको आप बेहतर करें। दूसरा, मेरे ख्याल से इस पे कॉल आउट करना जरूरी है, क्योंकि नून लीग एक अरसे तक जो अपने आप को एक जमहूरी जमात कहती हुई आई, लेकिन अगर आप उनके क्रेडेंशियल्स देखें इस हवाले से, खासतौर पे इन कानून साजी के हवाले से, जो एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 नवाज शरीफ के दौर में आया, 2014 में जो बात कर रहे हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून आया, 2016 में 21वीं तरमीम आई मिलिट्री कोर्ट्स की जिसमें इजाजत दी गई, फिर अभी दोबारा 9 मई के बाद हमने देखा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ट्रायल हुए, जिसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ ऑर्डर दिया, बाद में उसको रिव्यू में चेंज किया गया, वो भी नून लीग के दौर में था। तो मेरे ख्याल से इनको ये जरूर देखने की जरूरत है कि क्योंकि हमने देखा एक लंबे अरसे तक उनका स्टांस रहा है मियां नवाज शरीफ साहब का, वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क में जो है सिविलियंस आए और वो फैसले करें, ना कि कोई एस्टैब्लिशमेंट से फैसले हो रहे हो। तो इस पर गौर करने की जरूरत है कि क्यों उनके दौर में इस किस्म के फैसले हो रहे होते हैं। ठीक है, महज साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? वही नहीं, मेरा ख्याल है शहजाद 92 का ऑपरेशन भी नवाज़ शरीफ साहब के दौर में हुआ, 98 में गवर्नर राज भी नवाज़ शरीफ साहब के दौर में हुआ। इशू ये है कि लेजिस्लेशन है हमारे यहाँ, ऑलरेडी एक एक्ट होता है, उसमें उसके बाद एक और एक्ट आ जाता है, उसके बाद उसमें तरमीम कर दी जाती हैं। चीज़ ये है कि सिविलियन जो इदारे हैं ये उनकी नाकामी है, और अगर सिविलियन इदारों को आप नहीं बेहतर बना सकते तो फिर सिविलियन रूल का जवाब क्या रहता है? ये बताएं कि आज़म नदीर ताड़ड़ या कोई भी जो हुकूमतें रही हैं, ये पुलिस किस मर्ज़ की दवा है? ये पुलिस क्या होती है? पुलिस को क्यों नहीं मजबूत किया जाता? क्यों नहीं उन्हें अकाउंटेबल किया जाता उनको? अब आप जाके मैं उन हलकों में जाके बैठे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक अब आप यहाँ के हम अपनी मिसाल दे सकते हैं कि यहाँ पुलिस और रेंजर्स के दरमियान जो है वो एक कि किसकी जुरिस्डिक्शन है, किसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, कौन उसको, फिर आप इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आप देख लें, उन कोर्ट्स की हालत देखें। पहले तो हाई कोर्ट के जजेस उनको मानते ही नहीं थे एक ज़माने में, ATC कोर्ट्स के जजेस जो थे। प्रॉब्लम आपके यहाँ ओवर लेजिस्लेशन है, बार बार कानून साजी है, और रिज़ल्ट जो है वो कभी भी नहीं दिए जाते। आप देख लें जितने भी आपने ऐसे एक्ट बनाए हैं उनका मिसयूज़ हुआ है, उनको जो है वो पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। अनफॉर्चुनेट है ये, इसीलिए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी में इजाफा होता चला गया, इसीलिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ आप देखें ना, कलअदम तंजीमों की तादाद देखें आप पाकिस्तान के अंदर। क्यों है पाकिस्तान में इतनी कलअदम तंजीमें? क्यों है पाकिस्तान के अंदर इतनी दहशतगर्द तंजीमें? इतने स्लीपर सेल्स क्यों हैं?
कोई रिजल्ट तो बताएं पार्लियामेंट में पिछले 10 साल में। सर पार्लियामेंट में डिबेट भी नहीं होती ना इस बात के ऊपर, यही तो मसला है ना, बड़ी महदूद सी डिबेट होती है, बाकी सारी बातें होती हैं तो उसको कह दें नहीं जी ये कौमी सलामती के मसाइल हैं, इनके ऊपर बात नहीं कर सकते अब हम। रीमा उमर साहिबा प्लीज कंक्लूडिंग रिमार्क्स और मुख्तसर। टू स्मॉल पॉइंट्स जी। पहली बात, फखर ने कहा, मुझे बॉलीवुड की फिल्में याद आ गई कि जो लोग दहशतगर्द हैं, जो आइन को नहीं मानते, उनके हुकूक ही नहीं होते। ये अक्सर हम देखते हैं बॉलीवुड में कोर्ट रूम्स में आर्ग्यू किया जाता है। That's unfortunately or fortunately for me मेरा ख्याल है, सॉरी मेरा ख्याल है हुकूक की बात नहीं उन्होंने कहा था वो आपके आइन को नहीं मानते तो आप उनके ऊपर क्या बात करें? राइट्स नहीं, आप उनकी फखर आप क्लियर कर दीजिएगा, जल्दी से इंटरजेक्ट कर दें दरमियान में ताकि हम क्लियर कर लें। मेरे कहने का मतलब ये है, एक तो वो आइन को नहीं मानते, वो इंसानी जान की उनके नजदीक कोई कीमत नहीं है, पॉइंट ब्लैंक पे जाके वो लोगों को मार देते हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि जी बिल्कुल, लेकिन जिनमें कोई रहम, जिनमें किसी हवाले से इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। जी रीमा, एग्जैक्टली यही डायलॉग है जो मैंने बहुत बार सुना है फिल्मों में, बट ये हमारी रियल लाइफ में हमारा आइन इसको नहीं मानता। आइन एक्सेप्शन नहीं क्रिएट करता कि जो लोग अक्यूज्ड हैं दहशतगर्दी के लिए, जो लोग अक्यूज्ड हैं आइन को ना मानने के लिए, या जो लोग आइन को नहीं मानते वो एडमिट करते हैं हम आइन को नहीं मानते। राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू एवरीबडी, लिखा हुआ है हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या हर रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं दी गई कि आपको पहले आइन को मानना है, फिर आइन की जो प्रोटेक्शंस हैं वो आपके लिए होंगी। दूसरी बात अलीना, अगर हम बात कर रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान में एरियाज हैं जहां इतनी दहशत है कि पुलिस वहां, लोग घर से नहीं निकल सकते, पुलिस की वहां कोई रिट नहीं है, तो प्रिवेंटिवली डिटेन कौन करेगा? आपने यहाँ पे राइट दिया है प्रिवेंटिव डिटेंशन का उन लोगों को जिनके खिलाफ आपके पास एविडेंस तो मौजूद है ना। फिर प्रॉब्लम ये है कि वो आपके पास रिट नहीं है कि आप उन्हें अरेस्ट करें या आप उन्हें प्रोसिक्यूट करें। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको डिटेन तो करना ही होगा, और बाय एंड लार्ज आपकी सिविलियन अथॉरिटीज ही डिटेन करती हैं, अनलेस वो एरियाज जो हैं वो इन एड ऑफ सिविल पावर आपने मिलिट्री या दीगर आर्म फोर्सेस को अलाउ किया हुआ है, तो वो डिटेन कैसे होंगे? अक्सर हम देखते हैं ये जो है ये एक इमेज देने के लिए बात है कि हम बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, और आपका जो पीछे मकसद, इंटरेस्ट कुछ और होता है। और आखिरी बात यह है अलीना, देखें, राइट फेयर ट्रायल का राइट उसी के लिए है, राइट टू लिबर्टी उसी के लिए है जिसके पे आपका शक है कि उसने कुछ किया है, कोई क्राइम कमिट किया है, ठीक है, चाहे वो बहुत सख्त से सख्त, बहुत बुरे से बुरा जुर्म क्यों ना किया हो। इसीलिए आपके पास फेयर ट्रायल राइट्स है, वरना तो फिर यही कहा जाए कि आपको अगर किसी पे क्रेडिबल एविडेंस है, उनके हुकूक ही नहीं है, तो फिर आप जो मर्जी करो, जबरी तौर पे गुमशुदा करो, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करो। ये तो नहीं होता ना, बिकॉज अलीना एक मुआशरा आपने जब लॉ एंड ऑर्डर पे बनाना है, उसमें आपने ये सब चीजें देखनी है कि जस्टिस होते हुए नजर आना चाहिए। ये सब चीजें, हम ये कहना बहुत आसान है कि ये दहशतगर्द है, इसके लिए क्या आप हकूक की बात करते हो? हम सोसाइटी की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं जिसमें इंसाफ हो और होता हुआ नजर आए। इस तरह के जो कवानीन है ये वो अचीव नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, क्योंकि फ़खर का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो चले फ़खर आपके लिए 5 सेकंड और बस, लेकिन देन आई हैव टू क्लोज द डिबेट। जस्ट 5 सेकंड है। देखिए, मेरी सिर्फ रीमा से एक ही गुजारिश है कि ये जो कानून के तहत ही सब कुछ किया जा रहा है, ये नहीं कि जिस तरह दहशतगर्द करते हैं गैर कानूनी तरीके से, और आइन को तो वो वैसे ही नहीं मानते, और इंसानी जान की कीमत भी जिनके नज़दीक नहीं है। अगर कानून के तहत किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई और उनसे तहकीकात और ये इंटेरोगेशन और ये सारा एक लीगल कवर के जरिए हो रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? वो दहशतगर्द नहीं है, अभी क्रेडिबल एविडेंस है। हाँ, अक्यूज्ड अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी इन अ फेयर ट्रायल। सो वो दहशतगर्द नहीं है फकर, हम अभी नहीं कह सकते जब तक वो प्रूव नहीं होते। ठीक है जी, इस डिबेट को ऐसे कंक्लूड करते हैं कि हमारी जो पैनलिस्ट की अक्सरियत है वो ये समझते हैं कि इस मामले के ऊपर, इस कानून साजी के ऊपर ऑपोजिशन का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त कोई जवाज़ नहीं बनता था इस एक्स्ट्रॉर्डनरी कानून साजी का। बहरहाल फ़खर दुरानी साहब इसे इत्तफाक नहीं करते, समझते हैं कि इस कानून साजी में कुछ ऐसे नुकात हैं जो कि वक्त की ज़रूरत है अमन व अमान की सूरत हाल को देखते हुए। आप अपनी राय का इज़हार सोशल मीडिया पर कीजिएगा। अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।